हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए बिजनेस मैनेजमेंट या फिर कैबिनेट स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। पहले किस से वीडियोस अपलोड करी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड है, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व पर किया गया व्यय है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन्वेस्टमेंट, वेस्टेज, अननेसेसरी, अनइकोनॉमिक। अच्छा क्वेश्चन है कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं उसके जैसे कि इस तरह से काम करें कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जो धुआं निकलता है फैक्ट्री या मिल से तो एनवायरमेंट को काफी पॉल्यूट करता है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी है, तो उन सबका ध्यान रखे। जो वेस्टेज निकलता है या फिर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखना है, उनकी फैमिली है उसकी एजुकेशन पर, इन सारी चीजें में आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक इस तरह से भी हो सकती है कि जो क्वालिटी की प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्वालिटी को अपनी मेंटेन रखें, सही मूल्य पर, सही प्राइस पर, सही वस्तु को अवेलेबल करवाएं। तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर अगर उस पर जो वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो क्या होता है, एक विनियोग होता है, बर्बादी है, अनावश्यक है, अनार्थिक है। तो वो एक विनियोग की तरह हम देख सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, तो अपने वर्कर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी हेल्थ का, उनकी इंश्योरेंस का या मेडिकल की सुविधाएं देना है, या समाज के लिए या सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें ये रहता है कि लोगों का उसके प्रति एक विश्वास बनता है, एक बिलीफ बनता है। आप कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। तो ये रहता है कि एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब कामों से वो अपनी गुडविल बना रहा है। मार्केट में अपने आप की अपना एक साख बनाना है, गुडविल बनाने का काम कर रहा है। तो इनडायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, क्योंकि लोगों का बिलीफ उसकी तरफ बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, इस पर क्या एक्सपेंसेस एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन डैश द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाय डैश, हैरोल्ड कुंडच, टेरी वेसालन, हेनरी फोर्ड। तो यहाँ पर जो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक है उसके बारे में कह रहा है कि ये बुक किसने लिखी है। बुक जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, टेलर की है, हेनरी फोर्ड की है, पीटर बकल की है, तो बुक्स देख लीजिएगा। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड करी है उनमें भी कुछ बुक्स के नाम इंक्लूड किए थे। तो ये जो बुक है, जो जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, ये हेनरी फोर्ड ने लिखी थी। कब लिखी थी इन्होंने, जो इनकी वाली बुक थी फ्रेंच भाषा में 1960 में जो थी ये बुक उन्होंने लिखी थी। बाद में इसको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट जो किया गया था 1929 में किया गया था। क्योंकि आपको पता है ये फ्रांस, जो हेनरी फोर्ड फ्रांस के रहने वाले थे, तो ये फ्रेंच में उन्होंने ये बुक लिखी थी। बाद में इसको ट्रांसलेट 1929 में इंग्लिश में किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लिखी जो थी इन्होंने 1916 में लिखी थी ये बुक, ट्रांसलेट हुई थी 1929 में। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ने पूछता है कि कब लिखी थी तो 1916 ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए और उसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर इज डैश, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलरशिप। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक अधीनस्थ होता है, वो सबऑर्डिनेट होता है, उसे केवल एक से ही आदेश मिलना चाहिए, एक ही कोई वरिष्ठ हो उसका, कोई एक ही ऑफिसर है जिससे आदेश मिले और उसी के प्रति ही वो जवाबदेह भी हो, उसे ही वो अपना उत्तरदायित्व भी उसी के प्रति उसका हो। तो ये आपका सिद्धांत है, क्या कहलाएगा, कौन सा सिद्धांत होता है, ये हो जाता है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। तो जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने 14 सूत्री सिद्धांत दिए थे अपने, 14 उनके प्रिंसिपल थे, जिसमें से एक ये भी प्रिंसिपल था, जो हो जाएगा आदेश की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन की नियंत्रण प्रणाली का डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द डैश, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कस्टमर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका किस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो आपका संगठन है उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, बाहरी वातावरण होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है या कस्टमर्स हैं
तो जो गवर्नमेंट है वो भी आपका एक्सटर्नल माइंड में ही आ जाता है। जो राजनीतिक वातावरण होता है, आर्थिक है, ये सारे वातावरण है ये आपके बाह्य वातावरण में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में सर्वोच्च प्राधिकारी से निम्नतम स्तर तक आदेश की श्रृंखला डैश है। द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डैश। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलरशिप। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, और जो निम्नतम स्तर यानी कि सबसे लोएस्ट लेवल पे जो काम कर रहा होगा, उसके बीच जो एक ऑर्डर की एक श्रृंखला सी चलती है, एक चेन चलती है, वो क्या कहलाती है? वो हो जाती है स्केलर चेन। जो 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फरोल ने, उसमें आपका स्केलर चेन भी आता है। इसमें क्या रहता है कि एक तो आप जैसे कि एक फिगर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये आपका स्केलर चेन का ही एक फिगर है। इसमें जो आदेश होते हैं, एक तरफ से आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और जो जवाबदेही होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो स्केलर चेन है वो जो होती है संगठन में एक आदेश की श्रृंखला को बताती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक श्रमिक को कार्य करने वाले औसत श्रमिक की क्षमता के आधार पर कार्य का आवंटन डैश है। अलॉटमेंट ऑफ वर्क टू ईच वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज वर्कर फंक्शनिंग इन द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन इज डैश। सोशल टास्क प्लानिंग, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, नॉटिक प्लानिंग, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक श्रमिक जो भी आपके वर्कर्स हैं, काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी भी उनकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो उसका जो एक एवरेज वर्कर होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि कोई भी कितनी कैपेसिटी के साथ काम कर सकता है, उसके बाद उसको कार्य का आवंटन हम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है। तो एक प्रॉपर वे में पहले क्या होता है, हम जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे या कुछ टास्क रखेंगे जिसके बेसिस पे निकालेंगे कि एक वर्कर की एवरेज कैपेसिटी कितनी हो सकती है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं देखा जाएगा उसका, उसकी एवरेज कैपेसिटी हम निकालते हैं, उसी के बेसिस पे आगे हम काम देते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से इस काम को हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक वैज्ञानिक कार्य योजना होगी, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग होगी। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, जो साइंटिफिक टास्क प्लानिंग है ये किसमें आ जाता है, तो जो वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा दी थी, जो टेलर थे उन्होंने जो वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा दी थी, उसमें ही आपका ये वाला पॉइंट भी आता है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग का। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की व्यर्थता को कम करने के लिए श्रमिकों और मशीन दोनों की गतिविधियों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मशीन टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट इज डैश। स्टैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रबंध था, जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट था, जो कि F.W. टेलर ने दिया था सिद्धांत, उसमें ही इन सारी स्टडीज को किया गया था। लेकिन ये जो पॉइंट कह रहा है कि कैसे जो समय की व्यस्तता है उसको कम किया जाए, और जो श्रमिक है या जो मशीनें काम कर रही हैं उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाए, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि जो एक हम साइंटिफिक प्लान अपना तैयार कर रहे हैं उसमें कम से कम टाइम वेस्टिंग हो, तो वो कौन सा अध्ययन होता है, वो कहलाता है गति अध्ययन यानी कि मोशन स्टडी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसमें एक चीज ध्यान दी जाती है कि इसमें जो भी वर्कर्स होते हैं या जो मशीनरी है उसमें किसी भी तरह की जो बेकार के काम वो कर रहे होते हैं, जिससे कि उनकी श्रमिक जो होंगे उनका समय और कार्य दोनों को वेस्टिंग हो रहा होता है, टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, उनका जो पावर है, एनर्जी है वो भी वेस्ट हो रही है, तो उन सबको रोका जाए, जिससे कि उस सबको वो अपने मेन जो काम है उसमें फोकस कर सकें, लगा सकें। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के समय ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम की अवधि के साथ काम की घंटे तय करने से संबंधित एक अध्ययन किसी कार्य में डैश कहा जाता है। स्टडी रिलेटिंग टू द फिक्सिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स विद रेस्ट पीरियड्स टू रिक्यूप द एनर्जी व्हाइल परफॉर्मिंग इन ए जॉब इज कॉल्ड डैश। पैटेज स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी स्टडी थी या कौन सा अध्ययन था जिसमें ये चीज देखी जाती है कि जब काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे कितना आराम की अवधि रहे, या कितना उसको घंटों का या कितने टाइम पीरियड का उसको रेस्ट मिले, जिसके बाद वो दोबारा अपनी एनर्जी को रिजनरेट करके वापस से काम पर लग सके। तो वो स्टडी कौन सी स्टडी होगी, तो वो हो जाती है आपकी जो थकान अध्ययन है, पैटेज स्टडी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य डैश है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डैश। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग,
कोऑर्डिनेशन। वैसे तो प्रबंध के बहुत से कार्य होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं, कुछ सहायक होते हैं, कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है। तो यहाँ पर जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है नियोजन, प्लानिंग। क्योंकि जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आगे के कार्य सारे, उन कार्यों को ही प्रोसेस भी कह सकते हैं आप। तो कार्य एक प्रबंधक करता है वो उसकी एक प्रोसेस की तरह पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वो कमांड भी करता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन पर वो कंट्रोल भी रखता है। तो उस प्रोसेस की तरह उसके सारे काम चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम होता है वो हो जाता है उसकी प्लानिंग करना, नियोजन करना सबसे इम्पोर्टेंट है उसका काम। तो फिर उसी के बेसिस पे आगे वो अपने संगठन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम हो जाएगा प्लानिंग। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य, कार्य, प्रयोजन, गंतव्य को डैश के रूप में भी जाना जाता है। गोल्स, एम्स, पर्पसेस, मिशंस एंड टारगेट इज आल्सो नोन एज डैश। ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रूल्स। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, पर्पस होते हैं, इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये और क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, उद्देश्य कहलाते हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दबावों से निपटने के लिए आकस्मिक योजना डैश है। कंटीजेंट प्लान टू मीट इन्वायरमेंटल प्रेशर इज डैश। ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रूल्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आकस्मिक योजना बनाई जाती है, जो कोई अचानक से किसी तरह के कोई चेंजेस आ गए इन्वायरमेंटल आपके सामने, जो आपके लिए एक चुनौती की तरह है, थ्रेट की तरह है, उससे निपटने के लिए चैलेंजेस हैं कोई, उससे निपटने के लिए जो आप एक फौरन कोई प्लान बनाएंगे तो वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है हमारा स्ट्रैटेजी, रणनीति। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नीति को लागू करने और किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का कालानुक्रमिक क्रम डैश कहलाता है। A chronological sequence of steps to be undertaken to enforce a policy and to attain an objective is known as dash. Objective, strategies, procedures, rules. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसको लागू करने के लिए जब किसी या फिर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी एक हम स्टेप्स लेते हैं, एक ऑर्डर में हम जो स्टेप्स ले रहे हैं, सीक्वेंस में जो हम स्टेप्स लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है प्रोसीजर्स। जैसे कि आप एडमिशन किसी कॉलेज में लेने जाते हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, क्या आप फॉर्म लेंगे या फिर जो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर आप एडमिशन लेंगे। तो एक पूरी प्रोसेस होती है। जो किसी भी काम को करने के लिए जो आप एक स्टेप वाइज काम कर रहे होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? प्रोसीजर कहलाता है, प्रक्रिया कहलाती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में एक निश्चित अवधि के लिए संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त अपेक्षित परिणामों का विवरण जाना जाता है। अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर इज नोन एज डैश। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स, बजट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर के लिए एक जो निश्चित अवधि है, एक सर्टेन टाइम है, उसके लिए जब आप इस तरह से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए इस तरह से आप एक विवरण तैयार करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, क्योंकि संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है बजट। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। जो बजट हम बनाते हैं उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या किस तरह से करना है, किस आइटम में, किस मद में किस तरह व्यय करना हमें पड़ेगा, उसका कहाँ कहाँ से हमारे पास सोर्सेज होंगे जहाँ से इनकम हम आएगी, तो उन सब का ब्यौरा, उन सब की कोई डिटेल्स लिखते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं, वो हो जाता है आपका बजट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के लिए समय क्रम स्थापित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क इज नोन एज डैश। ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, प्रोसीजर्स, बजट। तो यहाँ पर समय क्रम जो निर्धारित किया जाता है, तो पहले आप ये डिसाइड करते हैं ना, ऐसे एग्जाम होने वाले हैं आपके, आपको एक शेड्यूल मिलता होगा, एक पूरा एग्जाम का शेड्यूल आता है कि कब कैसे किस तरह से एग्जाम होंगे, किसके बाद कौन सा पेपर आएगा, वही आपका शेड्यूल ही अनुसूची कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति को क्रियान्वित करने के तरीके को निर्दिष्ट करना डैश के रूप में जाना जाता है। स्पेसिफाइंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी इज नोन एज डैश। ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, प्रोसीजर्स, बजट। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह से किसी पॉलिसी को जो है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, उसको करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? वो हो जाता है प्रोसीजर, कि किसी काम को हमें किस तरह से करना है।
या फिर जो स्टेप वाइज हम कर रहे थे वो भी प्रोसीजर्स कराते हैं आपके, और कितनी कहाँ से करना है वही बात ही हो गई, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो कहीं का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, इसी तरह की और वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।